Hello everyone, welcome to BSP Pharmacy. I am Nikita Gupta and as we started our subject Pharmacology Unit 13 Chapter number 1. So जैसे कि हमने स्टार्ट किया था हमारा सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी जिसकी लास्ट यूनिट 13 यूनिट पर हम आ चुके हैं और इसके फर्स्ट लेक्चर को हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बायोलॉजिकल्स। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से ये बायोलॉजिकल्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं, किस तरीके से इनका प्रोडक्शन किया जा सकता है, ठीक है, और किन किन फॉर्म में हमको यूज कर सकते हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं यहाँ जो यूजफुल होते हैं, इन सबको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे 13 यूनिट का लेक्चर नंबर 1 अबाउट बायोलॉजिकल्स। सबसे पहले देखो कि बायोलॉजिकल्स होते क्या हैं। सो दीज बायोलॉजिकल्स आर आल्सो नोन एज biologics, which refers to as medical product which is derived from living organism or their derivatives. These biologicals are those class of medicines which are grown and then purified from a large scale cell culture of a bacteria or a yeast or a plant or a animal cell। ठीक है, तो बायोलॉजिकल्स जो है इन्हें हम बायोलॉजिक है और बायोलॉजिक्स का मतलब है वो मेडिकल प्रोडक्ट जो कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से डराइव हुए हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं। दैट मीन्स ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं ये वो मेडिकल प्रोडक्ट्स होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म से या हम कहेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म से बने हैं या उनके कोई डेरिवेटिव प्रोडक्ट भी ये हो सकते हैं। इस तरीके से ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये वो मेडिसिन हैं जिन्हें एक लार्ज स्केल सेल कल्चर के थ्रू बनाया जाता है, सेल कल्चर के थ्रू ग्रोन करवाया जाता है, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज की जाती है एंड देन प्योरीफाई करके यूज किया जाता है। तो बेसिकली क्या होता है कि किसी प्लांट सेल, एनिमल सेल, किसी बैक्टीरिया सेल या किसी यीस्ट की जो सेल होती है, ठीक है, उसको लार्ज स्केल पर उसका प्रोडक्शन किया जाता है, ठीक है, प्रोडक्शन करके इनकी सेल्स की ग्रोथ करवाई जाती है और फिर उसको प्योरीफाई करके उसका कोई भी मेडिसिनल यूज यहाँ पर लिया जाता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लैक्टोबैसिलस की बात करें जो कि दूध से दही को कन्वर्ट करने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ पर करते क्या है, सिंपली हम क्या डालते हैं, जावन डालते हैं। जावन में क्या है, लैक्टोबैसिलस है स्मॉल अमाउंट के अंदर जिसको हम एक सुटेबल एटमोस्फेरिक कंडीशंस देते हैं जिसके अंदर वो ग्रोथ करते हैं और ग्रोथ करके उस थोड़े से चावल से पूरे दूध को जो है दही में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करवाया जाता है, यहाँ पर उन लैक्टोबैसिलस की ग्रोथ करवाई जाती है। तो वैसे ही सेम ये बायोलॉजिकल्स वो मेडिसिन हैं जो किसी एनिमल प्रोडक्ट, एनिमल सेल, प्लांट सेल, यीस्ट या बैक्टीरिया से डराइव होते हैं और इनकी सेल कल्चर करा करके, इनकी ग्रोथ करा करके, इनको प्योरीफाई करके यहाँ पर यूज किया जाता है। इस तरीके से बायोलॉजिकल्स आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ मेडिसिन विच इंक्लूड्स वैक्सीन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून मॉड्यूलेटर्स, monoclonal antibodies as well as products which are derived from human blood and plasma। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये मेडिसिन का वो डाइवर्स ग्रुप है जिसके अंदर आते हैं आपके वैक्सीन्स। ठीक है, पहली बात तो ये समझ में आ गई कि कहाँ से बने हैं। दूसरी बात यह है कि इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आएंगी, तो इसके अंदर मेडिसिन आएंगी जैसे कि वैक्सीन इसके अंदर आएंगी, मेडिकल प्रोडक्ट्स में वैक्सीन आ सकती हैं, कुछ ग्रोथ प्रमोटर्स या ग्रोथ फैक्टर्स आ सकते हैं, इम्यून मॉड्यूलेटर जो इम्यून सिस्टम को, ठीक है, या तो मतलब दोनों तरीके से, मॉड्यूलेटर का मतलब होता है चेंज करना, या तो वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देंगे या फिर इम्यून सिस्टम को और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे। ठीक है, तो इम्यून मॉड्यूलेटर जो इम्यून सिस्टम के साथ चेंज करेंगे। इसके अलावा इसमें आते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज जो कि बॉडी के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करने का काम करती है। इसी तरीके से वो प्रोडक्ट जो कि ह्यूमन ब्लड से डराइव हुए हैं, ठीक है, या हमारे ब्लड सीरम से बने हैं, प्लाज्मा से बने हैं, उन प्रोडक्ट्स को आते हैं। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि बायोलॉजिकल्स जो हैं वो मेडिसिन होती हैं जो कि वैक्सीन्स, ग्रोथ फैक्टर्स, इम्यून मॉड्यूलेटर्स, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज या ह्यूमन ब्लड और प्लाज्मा से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ बायोलॉजिकल्स कि ये जो बायोलॉजिकल्स होते हैं ये कहाँ से ऑब्टेन होते हैं, क्या है इनका सोर्स, कहाँ से हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये हमें मिल सकते हैं फर्स्ट
मेमेलियन सेल कल्चर, जो हमारी ह्यूमंस की सेल है उनको एक्सट्रैक्ट करके उनकी ग्रोथ आप वहाँ करवा सकते हैं। सेकंड, ह्यूमन टिश्यूज जो है वहां से ही मिल सकते हैं। थर्ड इज एवियन सेल कल्चर, ठीक है, एवियंस की सेल्स को एक्सट्रैक्ट करके उनको कल्चर कर सकते हैं, सेल कल्चर करा करके ग्रोथ करा करके देन यूज कर सकते हैं आप। माइस की सेल यूज कर सकते हैं। ट्रांसजेनिक्स जो होते हैं, ठीक है, ट्रांसजेनिक्स जो है वो आ, मतलब हाइब्रिड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ जीन करके, ठीक है, फिर इनको इनको प्रोड्यूस किया जाता है, देन उनकी ग्रोथ करवाई जाती है। एंड देन सिक्स इज इंसेक्ट सेल कल्चर, जहाँ पर किसी इंसेक्ट्स की सेल को लेकर के उसको ग्रोथ करवा करके एंड देन सेल कल्चर तैयार किया जाता है। क्लियर है? तो इस तरीके से यहाँ पर मेमेलियन सेल से, ह्यूमन सेल से, ठीक है, मेमेलियंस के अंदर ह्यूमन आते हैं, ह्यूमंस जो है वो एक मेमेलियन क्लास से बिलोंग करते हैं, बट मेमेलियंस में ह्यूमंस के अलावा भी डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आते हैं। तो उन सारों की जब बात कर रहे हैं तब हम बात कर रहे हैं मेमेलियंस की, और जब उनकी पर्टिकुलर क्लास ह्यूमन की हम बात कर रहे हैं, होमो सेपियंस की बात कर रहे हैं, तो एक डिफरेंट बायोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेमेलियन सेल से, एवियन सेल से, इंसेक्ट सेल से, इसके अलावा ह्यूमन से, माइस से और ट्रांसजेन से जो है इन बायोलॉजिकल्स को बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन। इसके प्रोडक्शन में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कैसे हम इन बायोलॉजिकल्स को बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो करेंगे डेवलप एन होस्ट। वो होस्ट, एक पर्टिकुलर होस्ट यहाँ पे डेवलप किया जाएगा जिसके अंदर हम ये सेल कल्चर करेंगे। सेकेंड है स्टेबलाइज अ सेल बैंक, यहाँ पर एक सेल बैंक जो है उसको तैयार करेंगे। थर्ड इज प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम, जिसके अंदर हम प्रोटीन्स का प्रोडक्शन करेंगे। फोर्थ है प्रोडक्शन के बाद इसका करेंगे हम प्यूरिफिकेशन, एंड देन उसको करेंगे हम एनालाइज, एंड लास्ट में हम उसका क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन करेंगे, दैट मीन्स उसको फॉर्मुलेट करेंगे। तो ये जो प्रोडक्शन है ये आपके 6 स्टेप्स में चलता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप होता है डेवलप एंड होस्ट, इन विच एन होस्ट सेल इज डेवलप्ड बाय आइसोलेटिंग द डीएनए सीक्वेंस दैट कोड्स फॉर द डिजायर्ड प्रोटीन। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर होस्ट सेल को डेवलप करेंगे। कैसे डेवलप करेंगे, उस होस्ट सेल को हम यहाँ पर चूज करेंगे जिसके अंदर हम डीएनए सीक्वेंस को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। तो होस्ट जो डेवलप की जाएगी वो कैसे की जाएगी, उसमें पर्टिकुलर जो डीएनए सीक्वेंस है उसको आइसोलेट करके। ठीक है, और ये डीएनए सीक्वेंस जो है ये इसके अंदर पर्टिकुलर कोड्स होते हैं जो क्या करते हैं, डिजायर्ड प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। तो एक डिजायर्ड प्रोटीन बनाने के लिए जो आपको कोड्स चाहिए, ठीक है, उस कोड्स के लिए आपको चाहिए डीएनए सीक्वेंस, और इस डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट करके आप एक होस्ट सेल यहाँ पर डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड इज स्टेबलाइज अ सेल बैंक। सेल बैंक का क्या मतलब है, अ सेल बैंक इज देन स्टेबलाइज्ड बाय यूजिंग इलोबरेटेड सेल स्क्रीनिंग एंड सिलेक्शन प्रोसेस। कि आपने ये जो होस्ट सेल से डिफरेंट डीएनए सीक्वेंस यहाँ पर आइसोलेट किए हैं, इन डीएनए सीक्वेंसेस के बेसिस पर जो सेल्स आपने यहाँ पे डेवलप किए उनमें से हम चूज करेंगे और किसी पर्टिकुलर जीन वाली सेल को जो है स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर सेल बैंक का मतलब ये है कि आप जो है जो आपने सेल डिसाइड करी है, ठीक है, तो इतनी सारी सेल्स को कोलैबोरेट करके इकट्ठा करके उनकी स्क्रीनिंग करेंगे, मतलब उनमें से छटनी करेंगे कि आपको कौन सी पर्टिकुलर जीन वाली सेल्स वहां पर चाहिए, और सिलेक्शन प्रोसेस के थ्रू आप वहां पर चूज करोगे, ठीक है, उसमें से स्क्रीनिंग करोगे, छटनी करोगे, चूज करोगे कि आपको कौन सी सेल को यहाँ पर ग्रोथ कराना है, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को आपको चाहिए, कैसे किस तरीके की प्रोटीन सिंथेसिस आपको यहाँ पर करनी है। ठीक है, तो जीन एक्सप्रेशन के लिए जो रिक्वायर्ड आपके कोड्स हैं वो आपने यहाँ पर बहुत सारे जो है आइसोलेट किए हैं, उनमें से पर्टिकुलर आप स्क्रीनिंग करके चूज करेंगे। थर्ड है प्रोटीन प्रोडक्शन सिस्टम, इन विच द इंजीनियर्ड सेल्स आर देन कल्चर्ड ऑन अ लार्ज स्केल अंडर द ग्रोथ कंडीशंस टू ऑप्टिमाइज द सेलुलर प्रोडक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके इंजीनियर्ड सेल्स हैं, ठीक है, जो आपने चूज कर ली हैं, उनको फिर आप जो एक लार्ज स्केल पे कल्चर करोगे। ठीक है, तो यहाँ पर सेल प्रोडक्शन को ऑप्टिमाइज करने के लिए कुछ पर्टिकुलर ग्रोथ कंडीशंस के अंदर एक लार्ज कंडीशन में आप जो है इन सेल को क्या करोगे, यहाँ पर कल्चरिंग करोगे, इनकी ग्रोथ करवाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में आपने होस्ट चूज करा,
फिर जितने भी वहां पर सेल्स आपने आइसोलेट करी थी उनमें से आपने कुछ पर्टिकुलर्स को ही स्क्रीनिंग करी, छटनी करी, उनका सिलेक्शन किया एंड देन जो आपने स्क्रीनिंग यहाँ पर करी है उन इंजीनियर्ड सेल को एक लार्ज स्केल पर आपको कल्चर करना है, तो उनको एक बड़े स्केल पर कल्चरिंग आप उनकी करोगे। ठीक है, कल्चरिंग करने के लिए आप एक सर्टेन उनके लिए जो रिक्वायर्ड ग्रोथ कंडीशंस हैं उसके अंदर उसको ग्रोथ करवाओगे। ठीक है, ताकि ऑप्टिममली सेल का प्रोडक्शन हो। फिर नेक्स्ट स्टेप में जब आपने उनका प्रोडक्शन कर लिया उसके बाद जो जो आपने यहाँ पे प्रोड्यूस किया है, ठीक है, उसका क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन। ठीक है, तो फोर्थ स्टेप है प्योरिफिकेशन। इन fractions which is containing the desired proteins are harvested and isolated and the undesired proteins and impurities are separated। ठीक है, तो यहाँ पर जो जो आपने सेलेक्ट किया और जिसको आपने इंजीनियरिंग करके ग्रोथ करवाई, तो आपने एक पर्टिकुलर ग्रोथ से क्या हुआ, पर्टिकुलर प्रोटीन्स यहाँ पर जनरेट हुए। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजायर्ड प्रोटीन्स थे उसके कुछ फ्रैक्शंस को, कुछ पार्ट्स को आपने यहाँ पर हार्वेस्ट किया, उसकी ग्रोथ करवाई। ग्रोथ करवाने के बाद उनको आइसोलेट किया, उनको अलग किया और उनमें से जो डिजायर्ड थे ना सिर्फ उन्हीं को आपने यहाँ पर हार्वेस्ट किया है और ग्रोथ करवाई है। जो अनडिजायर्ड प्रोटीन है और जो इम्प्यूरिटीज है उनसे उनको सेपरेट कर लिया। ठीक है, सो सिर्फ डिजायर्ड ही वहां पर न्यूट्रिशन को इनटेक करे, सिर्फ वही ग्रोथ करे, उसके लिए आपको क्या करना होगा, प्यूरिफिकेशन। प्यूरिफिकेशन के थ्रू क्या करेंगे, जो अनडिजायर्ड प्रोटीन्स हैं और जो इम्प्यूरिटीज हैं उनसे डिजायर्ड प्रोटीन्स को क्या कर लिया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, फिफ्थ है आपके एनालिसिस, in which the protein molecules are analyzed for the uniformity in terms of structure, character and potency। इसके बाद जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स यहाँ पर आपके डिजायर्ड प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स जनरेट हुए हैं उनको हम एनालाइज करेंगे कि वो सही तो है, जैसा हम चाहते थे वो बिल्कुल वैसे ही तो यहाँ पर प्रोड्यूस हुए हैं। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर के टर्म्स में कि सही से बने हुए हैं, उनके पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक फीचर्स के टर्म्स में और कितने पोटेंट वो हैं, कितना इफेक्टिव वो हैं, उसके टर्म्स में उसकी यूनिफॉर्मिटी को हम चेक करेंगे, यहाँ पर एनालाइज करेंगे एंड देन लास्ट में जब हम इंश्योर हो जाएंगे तब हम उसको वहां पर फॉर्मुलेट करेंगे। तो लास्ट स्टेप होगा आपका फॉर्मुलेशन, इन विच थेराप्यूटिक प्रोटीन्स आर देन फॉर्मुलेटेड। जो थेराप्यूटिक प्रोटीन्स रहेंगे उनको फॉर्मुलेट किया जाएगा, उनको बनाया जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से 6 स्टेप्स में ये प्रोडक्शन होता है बायोलॉजिकल्स का। सबसे पहले हम होस्ट को यहाँ पर होस्ट को डेवलप करने के लिए एक पर्टिकुलर डीएनए सीक्वेंस को आइसोलेट करते हैं, फिर उसको जो है स्क्रीनिंग करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं, देन उसकी इंजीनियरिंग की जाती है, मतलब उनको लार्ज स्केल पर ग्रोथ कराया जाता है। देन उसमें से डिजायर्ड प्रोटीन और अनडिजायर्ड प्रोटीन इम्प्यूरिटीज को सेपरेट किया जाता है और फिर जो आपने ग्रोथ करवाई है उसको एनालाइज किया जाता है स्ट्रक्चर, कैरेक्टर और पोटेंसी के बेसिस पर। और इन द लास्ट जो है यहाँ पर जो आपके प्रोटीन बने हैं उनको फॉर्मुलेट किया जाता है। ठीक है, कि वो किस तरीके से क्या बन करके आए हैं। लास्ट नेक्स्ट है आपके टाइप्स ऑफ बायोलॉजिकल्स, कि ये जो बायोलॉजिकल्स आप बनाते हैं ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो ये जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स होते हैं इन्हें डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो इसके अंदर जो आपके फर्स्ट है वो है प्रोटीन्स, सेकंड होते हैं आपके वैक्सीन्स, थर्ड होते हैं जीन थेरेपीज, फोर्थ होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, फिफ्थ होते हैं सेल थेरेपीज, सिक्स होते हैं टॉक्सॉइड्स, सेवंथ होते हैं फ्यूजन प्रोटीन्स और एट्थ होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट्स। तो बेसिकली इन बायोलॉजिकल्स को 8 मेजर टाइप्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। तो क्या बोल रहे हैं कि देर आर several different types of biologicals which is including first proteins, examples include insulin for the diabetes and erythropoietin for the anemia. Second is vaccine, these are used to prevent the spread of infectious disease. Third is the gene therapy, these involves the introduction of a functional gene into the patient cell to treat the genetic disorders. Fourth is the monoclonal antibodies. These are the laboratory made molecules that mimic the immune system's ability to fight off harmful substances.
Fifth is the cell therapy, which involves the transplantation of living cells into a patient's body to treat the disease or a condition. Sixth is the toxoid. These are the toxins that have been made harmless and which is used as vaccine against a certain bacterial disease. Seventh is the fusion protein, which is made by combining two different proteins to treat the disease such as arthritis and cancer. And last, eighth one is recombinant DNA product, which are produced using the genetic engineering techniques and used to treat a range of conditions including hemophilia and horमोन डेफिशिएंसीज। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल्स होते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपके प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन्स की अगर हम यहाँ पे बात करें तो जैसे डायबिटीज है, तो डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन जो है ये यहाँ पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। और एनीमिया की कंडीशन है, एनीमिया जो कंडीशन है उसमें क्या होते हैं, जो ब्लड कंपोनेंट्स होते हैं वो यहाँ पर रिड्यूस हो जाते हैं, तो यहाँ पर इरिथ्रोपोइटीन नामक जो प्रोटीन है वो यहाँ पर दिया जाता है, जो कि ब्लड कंपोनेंट को अगेन एक स्टेबल कंडीशन में लेके आता है। तो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के बायोलॉजिकल्स यूज किए जाते हैं, जिसमें प्रोटीनियस नेचर के जो होते हैं वो होता है आपके इंसुलिन और इरिथ्रोपोइटीन। इंसुलिन जो कि डायबिटीज के ट्रीटमेंट में दिया जाता है और इरिथ्रोपोइटीन जो कि एनीमिया की कंडीशन में दिया जाता है। क्लियर। सेकेंड है आपके वैक्सीन। वैक्सीन जो है ये क्या करेंगे, ये जो भी इंफेक्शियस डिजीज है, ठीक है, जो इन्फेक्शन कर रही है, इन्फेक्शन के थ्रू स्प्रेड हो रही है, उसको स्प्रेड होने से रोकते हैं। वैक्सीन बेसिकली आपके बॉडी में एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर देती है जिसकी वजह से जो है, जिस भी वजह से वो डिजीज वहां पर हो रही होती है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट, उससे फाइट करने के लिए ऑलरेडी हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप हो चुका होता है। ठीक है, उसके अगेंस्ट जो है एंटीबॉडीज जनरेट हो चुकी होती है, जो जब भी वो एंटीजन एंटर करता है तो उससे फाइट करके उसको किल कर देती है। तो इस तरीके से वैक्सीन क्या करती है, इंफेक्शियस डिजीज के स्प्रेड होने को रोकती है। थर्ड होती है आपके जीन थेरेपीज। जीन थेरेपी के अंदर जो पेशेंट की सेल्स होती हैं वो डिफरेंट जेनेटिक डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए जो है यहाँ पर डिफरेंट फंक्शनल जीन्स को यहाँ पर इन्वॉल्व किया जाता है, उनको एंटर कराया जाता है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसके अंदर कोई जीन की कमी की वजह से हुआ है, किसी जीन के एक्सेस की वजह से हुआ है, या किसी जीन के डिसऑर्डर होने की वजह से हुआ है, किसी भी जीन में कोई डिस्टर्बेंस हुआ है सीक्वेंस के अंदर, कोडिंग के अंदर, तो उसकी वजह से अगर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर यहाँ पर हुआ है पेशेंट के अंदर, तो उस जो भी फंक्शनल जीन की कमी की वजह से हुआ है, तो उस फंक्शनल जीन को वहां पर जो है इंट्रोड्यूस किया जाता है, वहां पर ऐड किया जाता है। ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं कि जब भी क्या करेंगे हम, कोई भी हमारा न्यू जीन है जो कि यूजफुल है थेरापेटिकली, ठीक है, अगर हमको वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए या किसी भी इंफेक्शियस कंडीशन से बचने के लिए, तो वो यहाँ पर जीन थेरेपी के थ्रू उस पर्टिकुलर जीन के अंदर उस जीन को क्या किया जाता है, हमारा जो डीएनए सीक्वेंस है उसके अंदर उस जीन को इंट्रोड्यूस करके उस पर्टिकुलर कंडीशन को ट्रीट किया जाता है। क्लियर। फोर्थ होते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल का मतलब है, मोनो मतलब होता है एक, क्लोनल मतलब कि क्लोन, तो इस एंटीबॉडी का जो है सिर्फ एक ही क्लोन है, इसीलिए इसे मोनोक्लोनल बोला जाता है। और ये जो है लेबोरेटरी मेड मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसे लेबोरेटरी के अंदर बनाया जाता है, जो क्या करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम की जो एबिलिटी है किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस से फाइट करने की, ठीक है, उसकी मिमिक्री करता है, मतलब कि हमारी बॉडी में वैसा ही सिस्टम डेवलप करता है जो कि क्या करेगा, किसी भी हार्मफुल सब्सटेंस की जब हमारी बॉडी में एंट्री होगी तो जिस तरीके से हमारा इम्यून सिस्टम उससे फाइट करता, वैसे ही ये क्या करता है, फाइट करता है, लेकिन ये हमारी बॉडी में जनरेट हुई एंटीबॉडी नहीं है, ये लेबोरेटरी में बनाए गए मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो डिफरेंस बस इतना ही है कि जैसे हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज काम करती है वैसे ही काम करेंगी, बस लेबोरेटरी मेड प्रोडक्ट होते हैं। नेक्स्ट है सेल थेरेपीज, जिसकी बात हमने ऑलरेडी कर ली है कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसप्लांटेशन ऑफ लिविंग सेल इनटू अ पेशेंट्स बॉडी टू ट्रीट द डिजीज और कंडीशंस। ठीक है, अभी हमने बात करी थी जीन थेरेपी की। जीन थेरेपी में हम पर्टिकुलर जीन को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हैं, और सेल थेरेपी में क्या करेंगे, सेल्स को यहाँ पर ट्रांसप्लांट किया जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं कि इसके अंदर
कुछ पर्टिकुलर लिविंग सेल्स होती हैं जिसे पेशेंट की बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट किया जाता है, पेशेंट की बॉडी में डाला जाता है, जो कि क्या कर सकती है, डिफरेंट डिजीज कंडीशंस को, डिफरेंट डिसऑर्डर्स को क्या कर सकती है, ट्रीट आउट कर सकती है। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं कि सेल थेरेपी के थ्रू यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में कुछ सेल को इंट्रोड्यूस करके डिफरेंट डिजीज कंडीशंस को ट्रीट आउट किया जाता है, या कोई भी डिसऑर्डर अगर है, कोई भी डिजीज है। ठीक है, डिजीज और डिसऑर्डर में ये मीन्स है कि डिजीज जो है वो किसी भी पर्टिकुलर एंटीजन की वजह से हुई है। एंटीजन मतलब कि उसको करने के लिए कोई बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, ठीक है, ये बॉडी में आया होगा, तो इन्होंने वो जब किया है तो उसको बोल रहे हैं डिजीज। जबकि अगर हमारी बॉडी का सिस्टम जो जैसा चल रहा है उसमें अगर कोई चेंज हुआ है तो उसको बोलते हैं हम डिसऑर्डर, कि डिस्टर्ब ऑफ ऑर्डर इज नॉन एज डिसऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर जो काम करने का तरीका है वो यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ है, इसीलिए उसको डिसऑर्डर बोला है, बिकॉज डिस्टर्ब ऑफ ऑर्डर। ठीक है, तो यहाँ पर जो डिजीज कंडीशन है या जो डिसऑर्डर है या कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन है तो उसको ट्रीट करने के लिए पेशेंट की बॉडी में कुछ पर्टिकुलर लिविंग सेल्स को ट्रांसप्लांट किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स्थ है आपके टॉक्सॉइड्स। टॉक्सॉइड बेसिकली वो टॉक्सिक सबस्टांस होते हैं जो कि कैसे होते हैं नेचर में, हार्मलेस, मतलब कि ये जो है ज्यादा नुकसान नहीं करते, इनको हार्मलेस सबस्टांस से बनाया जाता है, और ये वैक्सीन्स की तरह ही कुछ पर्टिकुलर जो बैक्टीरियल डिजीज होती है उनके अगेंस्ट ये काम करते हैं। ठीक है, तो टॉक्सॉइड्स जो होते हैं वो हार्मलेस सबस्टांस से बने हुए सबस्टांस हैं और बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट एज ए वैक्सीन ये काम करते हैं। जैसे वैक्सीन हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती हैं, वैसे ही टॉक्सॉइड भी जो है टॉक्सिक सबस्टांस को वाले हार्मलेस सबस्टांस होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं होते, लेकिन कोई भी टॉक्सिक अगर हम टॉक्सिक सबस्टांस है अगर हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट काम करते हैं। ठीक है, सेवंथ होते हैं आपके फ्यूजन प्रोटीन। फ्यूजन प्रोटीन जो कि फ्यूजन से बने हैं यानी कि कॉम्बिनेशन से बने हैं। ठीक है, तो फ्यूजन प्रोटीन जो हैं वो दो डिफरेंट प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बने हुए होते हैं और डिफरेंट डिजीज कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए और कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से दो अलग अलग, दो डिफरेंट डिफरेंट प्रोटीन से बने हुए सबस्टांस फ्यूजन प्रोटीन कहलाते हैं जो कि आर्थराइटिस और कैंसर जैसी डिजीज कंडीशंस को ट्रीट करते हैं। देन एट्थ है आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट। ये वो प्रोडक्ट है जो कि जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बने हैं एंड जो पर्टिकुलर जो कंडीशन है जैसे कि हीमोफीलिया की कंडीशन है या कोई ग्रोथ हार्मोन है, जीएचए उसकी डेफिशिएंसी हो गई है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर यूज किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये होते हैं आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोडक्ट, जो री मतलब कि अगेन, अगेन क्या, कंबाइन, जो दोबारा से कंबाइन करके बने हैं, रिकॉम्बिनेंट है। रिकॉम्बिनेंट मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, जो डीएनए सीक्वेंस होता है उसके अंदर हम पर्टिकुलर जीन्स को जो है यहाँ पर कंबाइन कर देते हैं, इसके साथ जोड़ देते हैं। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक से बने हुए प्रोडक्ट होते हैं जो कि हीमोफीलिया और ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी जैसी जो कंडीशंस हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, लास्ट आता है आपके पास इंडिकेशंस ऑफ दीज बायोलॉजिकल एजेंट्स विद द एग्जांपल, कि ये जो बायोलॉजिकल एजेंट्स है इन्हें कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है, किस तरीके से ये यूजफुल होते हैं, तो इनकी यूजेस को हम विद एग्जांपल यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। सो हियर आर सम इंडिकेशंस फॉर दीज बायोलॉजिकल एजेंट्स अलोंग विद द एग्जांपल्स। यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर इंडिकेशंस हैं, दैट मीन्स यूजेस हैं इन बायोलॉजिकल एजेंट्स के जिनको एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। इसमें फर्स्ट आता है आपके कैंसर। कैंसर की बात करें तो इसमें आपके हैं monoclonal antibodies such as trastuzumab, that is Herceptin, which is used to treat the breast cancer. Second is the cell therapy such as chimeric antigenic receptor, that is T cell, which is a CAR T therapy which is used to treat certain types of blood cancer. ठीक है, तो ये क्या होती है आपकी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती हैं यहाँ पर कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। मोनोक्लोनल यानी कि सिंगल क्लोन वाली एंटीबॉडीज को हम यूज करते हैं जो कि स्पेशली आपके ब्रेस्ट कैंसर की कंडीशन को ट्रीट करती हैं। इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यहाँ पर एग्जांपल है ट्रांसट्यूजुमाब, यानी कि जिसे हर्सेप्टिन भी बोला जाता है। तो इस तरीके से जो
पहला तो आपने जो अभी टाइप्स बताया ना उसके अंदर एक तो अपन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की बात कर ली, और सेकेंड हम बात कर रहे हैं सेल थेरेपी की, जिसके अंदर हम सेल्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा करके उनकी ग्रोथ करवाते हैं। तो सेल थेरेपी के अंदर स्पेशली काइमेरिक, काइमेरिक मतलब कि जो आपके काइमेरिक कार्बन वाली एक स्टार वाली एंटीजन होगा, जिसपे जो रिसेप्टर होंगे, रिसेप्टर पे टी सेल के जो रिसेप्टर है, जिसे कार टी थेरेपी भी बोला जाता है, जिसको यूज किया जाता है कुछ ब्लड कैंसर के कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए। तो इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप के ब्लड कैंसर होते हैं, और उन डिफरेंट टाइप के जो ब्लड कैंसर हैं उनको ट्रीट आउट करने के लिए हम यहाँ पर काइमेरिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल थेरेपी देते हैं। ये एक पर्टिकुलर टाइप की सेल थेरेपी है जिससे हम ब्लड कैंसर को ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पर ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए तो देंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, और ब्लड कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए देंगे सेल थेरेपी। क्लियर है? सेकेंड होता है आपके ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जो है बेसिकली आपके इम्यून सिस्टम की वीक होने से रिलेटेड है, मतलब यहाँ पर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ डिजीज कंडीशंस यहाँ पर हो जाती है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए भी हम डिफरेंट बायोलॉजिकल्स देते हैं, जैसे कि फर्स्ट है आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडी सच एज एडालीम्यूमाब, which is also known as Humira, which is used to treat the rheumatoid arthritis. Second is the fusion protein such as etanercept, that is Enbrel, which is used to treat the psychotic arthritis and ankylosing spondylitis। ठीक है, तो यहाँ पर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की ट्रीटमेंट के लिए जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज और फ्यूजन प्रोटीन्स को यूज किया जाता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की फॉर्म में हम यूज करते हैं यहाँ पे अडालीम्यूमाब को, जिसको ह्यूमेरा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि रूमेटाइड आर्थराइटिस, जो कि आपको पता ही है कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की फॉर्म में अडालीम्यूमाब दी जाती है। ठीक है, सेकेंड होता है आपके फ्यूजन प्रोटीन। तो यहाँ पर जैसे आपके साइकोटिक आर्थराइटिस हुआ है या फिर एनकाइलोसिंग स्पिंडोलाइटिस जैसी कंडीशन है, ठीक है, तो इन कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए हम फ्यूजन प्रोटीन की फॉर्म में इटान इरसेप्ट यानी कि इनब्रेल नाम का फ्यूजन प्रोटीन यहाँ पे देते हैं। फ्यूजन प्रोटीन जो कि दो अलग अलग प्रोटीन्स के फ्यूजन से बना है। ठीक है, थर्ड होता है आपके इंफेक्शियस डिजीज, जो कि इंफेक्शन की कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए दी जाएंगे। तो थर्ड है यहाँ पर वैक्सीन सच एज HPV वैक्सीन एंड इन्फ्लुएंजा वैक्सीन, विच इज यूज्ड टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेस्पेक्टिव डिजीज। सेकेंड इज द body such as infliximab, which is also known as Remicade, which is used to treat the viral infections such as hepatitis B and hepatitis C। तो जो आपकी इंफेक्शियस डिजीज है, जो किसी के इंफेक्शन की वजह से हुई है, उसके ट्रीटमेंट के लिए भी यहाँ पर बायोलॉजिकल्स को यूज किया जाता है। ठीक है, बायोलॉजिकल्स की फॉर्म में आप यहाँ पर दे सकते हैं वैक्सीन जैसे कि HPV वैक्सीन, ठीक है, जिसको पोलियो वैक्सीन भी हम बोल सकते हैं। तो HPV वैक्सीन या इन्फ्लुएंजा वैक्सीन की अगर हम बात करें तो ये क्या करते हैं, पोलियो की ट्रीटमेंट के लिए, और इन्फ्लुएंजा वैक्सीन है तो वो इन्फ्लुएंजा की ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर यूजफुल होते हैं। न सिर्फ ट्रीटमेंट बल्कि एक्चुअल में वैक्सीन है तो वो तो होने ही नहीं देगा, ठीक है, वो तो प्रिवेंट ही कर देगा, वो तो ट्रीटमेंट के लिए होता ही नहीं है। वैक्सीन तो जो है प्रिवेंशन के लिए होता है कि डिजीज कंडीशन को होने ही नहीं देता। तो यहाँ पर पोलियो की जो वैक्सीन है वो पोलियो नहीं होने देगी, और इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है वो इन्फ्लुएंजा नहीं होने देगी। ठीक है, सेकंड अगर हम बात करें कि जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन या हेपेटाइटिस सी का इन्फेक्शन, तो उसके केस में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती है। और यहाँ पर जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती है उसका एग्जाम्पल है इनफ्लेक्सिमेब, जिसे रेमिकेड भी बोला जाता है। ठीक है, तो इस रेमिकेड के थ्रू जो है हेपेटाइटिस का ट्रीटमेंट किया जाता है। फोर्थ है आपके हार्मोनल डेफिशिएंसी। अगर बॉडी के अंदर किसी पर्टिकुलर हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर बायोलॉजिकल्स के थ्रू एज ए सप्लीमेंट देकर के ट्रीट आउट कर सकते हैं। सो हियर recombinant DNA products such as human growth hormone, that is also known as HGH, is used to treat the growth hormones deficiency. Here insulin is also used to treat the diabetes।
ठीक है, हार्मोनल डेफिशिएंसी के अंदर ये कह रहे हैं कि अगर किसी ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हुई है तो उस कंडीशन में जो पर्सन है, जो पेशेंट है, उसकी प्रॉपर्ली ग्रोथ नहीं हो पाएगी। तो उस कंडीशन में उस कंडीशन को ट्रीट आउट करने के लिए हम क्या देते हैं, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि उस पर्सन की, उस पेशेंट की प्रॉपरली ग्रोथ को मेंटेन करेगा वहां पर। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन दिया जाता है जो कि उसकी प्रॉपरली ग्रोथ करवाता है, जो कि किससे बना होता है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बना हुआ प्रोडक्ट होता है। दैट मीन्स उसके डीएनए के अंदर क्या किया जाता है, जो ग्रोथ हार्मोन है, जो ग्रोथ फैक्टर है, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा करके ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करवाया जाता है, जिससे कि उसकी बॉडी में जो ग्रोथ डेफिशिएंसी हो रही है वो ट्रीट आउट हो जाती है। इस तरीके से हमने पहले भी इसके बारे में बात करी कि इंसुलिन दिया जाता है डायबिटीज की कंडीशन को ट्रीट करने के लिए। फिफ्थ है आपके जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या करेंगे, जीन थेरेपी देंगे। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर जीन डिजीज हो रही है या तो उसको हटा दो, या अगर किसी जीन की डेफिशिएंसी की वजह से डिजीज हो रही है तो उसको इंट्रोड्यूस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर जीन थेरेपी से क्या हमारा मतलब है कि जीन थेरेपी सच एज lentiviral vector gene therapy is used to treat the severe combined immunodeficiency. Here, stem cell transplantation is also used to treat certain genetic blood disorders such as sickle cell anemia. ठीक है, तो यहाँ पर जीन थेरेपी दी जाती है। जीन थेरेपी की फॉर्म में दिया जाता है लेंटिवायरल वेक्टर जीन थेरेपी। ये एक पर्टिकुलर वेक्टर है जो कि क्या करेगा, आपकी बॉडी में अगर सीवियरली इम्यूनो डेफिशिएंसी हुआ है, इम्यूनो डेफिशिएंसी का मतलब है कि इम्यून सिस्टम जो है वो यहाँ पर क्या हो गया है, वीक हो गया है, कमजोर हो गया अगर इम्यून सिस्टम, तो उसकी कंडीशन को ट्रीट करने के लिए यहाँ पर जीन थेरेपी के थ्रू जो है एक पर्टिकुलर जीन जिसको बोलते हैं लेंटिवायरल वेक्टर जीन, उसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराया जाता है जो उस इम्यून डेफिशिएंसी को ट्रीट करता है। सेकेंड है कि स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, यानी जो स्टेम सेल्स होती हैं जो कि ब्लड डिसऑर्डर्स होती हैं। स्टेम सेल बेसिकली वो सेल्स हैं जहां से ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पर स्टेम सेल्स को ट्रांसप्लांट करके जो जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर्स हैं जैसे कि सिकल सेल्स एनीमिया, उस कंडीशन को यहाँ पर ट्रीट किया जाता है, जिसके अंदर जो आरबीसीज होती हैं वो कैसे हो जाती है, हाशियाकार हो जाती है। यानी कि आरबीसीज का जो सेल स्ट्रक्चर है, जो उनका मॉर्फोलॉजी है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए स्टेम सेल के थ्रू न्यू आरबीसीज का फॉर्मेशन किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। इसके अंदर है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ओरेलीजुमाब व्हिच इज आल्सो नोन एज ओक्रावस is used to treat the multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती है, और इस पर्टिकुलर स्क्लेरोसिस की कंडीशन के लिए जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आप दोगे वो है आपके ओसेरिलीजुमाब, जो आती है आपके ओक्रेविनस के नाम से। ठीक है, ये जो है आपके न्यूरोलॉजिकल जो डिसऑर्डर्स हैं, यानी कि जैसे स्क्लेरोसिस की कंडीशन है तो उसको क्या करती है यहाँ पर ट्रीट आउट करती है। ठीक है, सेवंथ है आपके इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स। इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर्स के अंदर है कि फ्यूजन प्रोटीन सच एज infliximab that is also known as Remicade is used to treat the inflammatory bowel disease such as Crohn's disease and ulcerative colitis. ठीक है, तो यहाँ पर फ्यूजन प्रोटीन आपको पता है ये जो प्रोटीन्स के फ्यूजन से बने हैं। ठीक है, तो ये जो फ्यूजन प्रोटीन होते हैं ये डिफरेंट इंफ्लामेटरी बाउल डिजीज, जिसको आईबीडी हम बोलते हैं, जिसके अंदर आते हैं आपके Crohn's डिजीज और अल्सरेटिव, जिसमें कोलन में इंफेक्शन हुआ रहता है। ठीक है, तो उस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए ये फ्यूजन प्रोटीन्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और एज ए फ्यूजन प्रोटीन यहाँ पे क्या देते हैं हम, इनफ्लेक्सिमेब दिया जाता है जो कि रेमिकेड के नाम से आता है, जो कि इस इंफ्लामेटरी कंडीशंस को, इंफ्लामेटरी कंडीशंस का मतलब है कि वो कंडीशन जिसमें क्या होगा, स्वेलिंग, ठीक है, पेन, रेडनेस और कैपिलरी ब्रेकेज, तो ये जो कंडीशंस है उनको ये ट्रीट करेगा। और लास्ट आते हैं आपके एलर्जी कंडीशंस इन विच मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज सच एज ओमालीजुमाब दैट इज
स्क्लोलियर इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर अस्थमा एंड एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो यहाँ पर एलर्जिक जो कंडीशंस होती है, एलर्जिक राइनाइटिस होता है जिसमें जुकाम हो जाता है, कोल्ड सर्दी लग जाती है, या सीवियर कंडीशन का अस्थमा है जिसमें ब्रोंकाइटिस हो जाता है, मतलब ब्रोंकियल जो होती है ब्रोंकियल वॉल वो यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है। तो उस कंडीशन के ट्रीटमेंट के लिए जो है यहाँ पर मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज दी जाती है, और इन मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की फॉर्म में जो यहाँ पर देंगे हम वो है ओमालीजुमाब, जो कि ओलोक्जाइड के नाम से आती है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर जो आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं वो कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए, इन्फेक्शियस डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए, डिफरेंट हार्मोन्स की अगर डेफिशिएंसी हो गई है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, कोई जेनेटिक डिसऑर्डर्स है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, कोई इंफ्लामेटरी डिसऑर्डर है, इन्फ्लामेशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए, और कुछ पर्टिकुलर एलर्जी कंडीशंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट, और कंप्लीट होती है हमारी ये यूनिट और ये सब्जेक्ट भी। ठीक है, लास्ट हमने डिस्कस किया बायोलॉजिकल्स को, जिसमें हमने देखा है कि बायोलॉजिकल्स क्या होते हैं, किन सोर्सेज से ऑब्टेन होते हैं, किस तरीके से ऑब्टेन होते हैं, कौन कौन से टाइप के होते हैं, और कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर होता है यहाँ पर कंप्लीट। अब हम मिलेंगे एक नए सब्जेक्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।